नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। कल हमने पढ़ा था प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्या होता है आइए समझते हैं। देखिए, इसका परिभाषा सबसे पहले ध्यान में रखिए। परिभाषा क्या है, बहुत बड़ी परिभाषा है लेकिन कोई बात नहीं। जब समान आवृत्ति और आयाम की दो तरंग समान दिशा में आगे बढ़ती है, तब उनके अध्यारोपण के कारण कुछ बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तो कुछ बिंदु पर न्यूनतम अथवा शून्य हो जाती है। जब समान आवृत्ति, अब यहाँ पे दो पॉइंट समझिए, ये बहुत बड़ी परिभाषा है। मेरे हिसाब से मैंने अभी तक जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ा है उसमें मैंने जितनी भी परिभाषाएं बताई है उन सब से ज्यादा विस्तृत परिभाषा जो है ये प्रकाश के व्यतिकरण की भी है। नाम से ही खतरनाक टाइप का दिखता है तो होगा ही। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जब कोई परिभाषा बहुत बड़ा होता है ना, तो आप एक बात ध्यान रखिए। जैसे आप एग्जाम देते हैं, परीक्षा में जाते हैं, अगर वहां 3 वाक्य का कोई प्रश्न होता है तो आप क्या 3 वाक्य पढ़ते हैं? नहीं, उसमें से आप कीवर्ड निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कीवर्ड पॉइंट, जो एकदम मुख्य बिंदु होता है, उस मुख्य शब्द को जो आप अंडरलाइन करते हैं और उससे समझते हैं कि मूल प्रश्न क्या है, क्या पूछा जा रहा है, उस हिसाब से आप उत्तर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए परिभाषा क्या लिखा है। जब समान आवृत्ति और आयाम की दो तरंग, समान आवृत्ति, यहाँ पकड़िए, आवृत्ति का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है, और आयाम को एम्पलीट्यूड कहा जाता है। आई थिंक सो ये कहते हैं इंग्लिश में, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। आयाम को एम्पलीट्यूड कहा जाता है शायद। तो जब समान आवृत्ति और आयाम की कितनी तरंग? दो तरंग। कितनी तरंग? दो तरंग। जितने भी मैं मतलब ये हाईलाइट कर रहा हूँ ना, इसको बस ध्यान में रखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे चीजों को। जब समान आवृत्ति और आयाम की दो तरंग समान दिशा में आगे बढ़ती है, तब उनके अध्यारोपण के कारण, अध्यारोपण क्या होता है? अध्यारोपण को अंग्रेजी में कहते हैं इम्पोजिशन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इम्पोजिशन। मान के चलिए कभी जब लॉकडाउन था, कोविड-19 था, उस टाइम में आपने देखा होगा धारा 144 लगा दिया, कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता है। तो आपको क्या लिखा हो गया होगा जब वो आता है, दिशा निर्देश गाइडलाइन आता है, उसमें लिखा गया होगा कि इस क्षेत्र में धारा 144 अध्यारोपित की जाती है, इंपोज की जाती है, लगाई जाती है। अध्यारोपण का मतलब सीधा लगाना होता है। क्या होता है? लगाना होता है। शुद्ध हिंदी में उसी को अध्यारोपित कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में इसी को इम्पोजिशन कहा जाता है। तो आगे देखिए इसमें क्या लिखा है कि जब समान आवृत्ति और आयाम की दो तरंग समान दिशा में आगे बढ़ती है, तब उनके अध्यारोपण के कारण, अध्यारोपण इंपोजिशन के कारण कुछ बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तो कुछ बिंदु पर न्यूनतम अथवा शून्य हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। मुझे पता है अभी आपको उतना अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन चलिए इसको क्लियर करते हैं। अब देखिए, चलिए ये लाइन ठीक है ना। आपको मैंने प्रकाश जब पढ़ाया था तो प्रकाश में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? प्रकाश में मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रकाश कौन सी तरंग है? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। आपको याद होगा मैंने क्या बोला था कि प्रकाश क्या है? एक अनुप्रस्थ तरंग है। और अनुप्रस्थ तरंग की संरचना कैसी होती है? ऐसी ही होती है। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की संरचना कैसे होती है? ऐसी ही होती है। मैंने आपको तरंग दैर्घ्य भी बताया है कि इन दोनों के बीच की दूरी को जो है क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य कहते हैं। मैंने ये भी आपको बताया है कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको श्रृंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? श्रृंग कहते हैं। ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? श्रृंग कहते हैं। और नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं? गर्त कहते हैं। श्रृंग कहते हैं, गर्त कहते हैं। ये सब में लागू होगा ना, इसमें भी श्रृंग होगा, इसमें भी श्रृंग होगा, इसमें भी श्रृंग होगा, इसमें भी गर्त होगा, है ना? श्रृंग श्रृंग श्रृंग, आप समझ जाइए। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, मैंने लिखा था कि जब समान आवृत्ति और आयाम वाले, इसका जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, जिस स्पीड से जा रहा है, आवृत्ति जिस जो है इसकी, या जो इसका जो एम्पलीट्यूड है, जो इसका आयाम है, ठीक है, दोनों का। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? जब समान आवृत्ति, दोनों की आवृत्ति भी समान है और दोनों का आयाम जो है, एम्पलीट्यूड जो है वो भी समान है। ठीक है, तो जब समान आवृत्ति और आयाम की दो तरंगे, ये पहली तरंग, ये दूसरी तरंग, ये पहली तरंग, ये दूसरी तरंग, ठीक है, समान दिशा में आगे बढ़ती है, समान दिशा में, ये भी इधर ही जा रही है,
और ये भी इधर ही जा रही है, उल्टा नहीं जा रहा है, सीधा उस साइड ही जा रहा है, दोनों समान दिशा में आगे बढ़ती है। तब उनके अध्यारोपण के कारण, तब इनके अध्यारोपण के कारण, अध्यारोपण मतलब क्या होता है, ये दोनों जाते जाते कभी कभी टकराती हैं, ये दोनों आपस में जाते जाते क्या करती हैं, टकराती हैं। तो इस इंपोजिशन के कारण, इस इंपोजिशन के कारण कुछ बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम, कुछ बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम, तो कुछ बिंदु पर न्यूनतम अथवा शून्य हो जाती है। ठीक है, अथवा क्या होती है, शून्य हो जाती है, यही ना। अभी देखिए एक बात बताइए, ये लीजिए पानी, आप यहाँ पे एक छोटा सा तालाब है, ठीक है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, इसमें क्या है, पूरा पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा। अगर इसमें आप एक पत्थर उठाएं और जोर से मारें तो क्या होगा, अगर इसमें आप एक पत्थर उठा करके और जोर से मारे तो क्या होगा, आप देखेंगे कि जो पानी है ना, वो पानी जो है छिटकेगा, वो एक वेव्स बनाएगा ऐसे ऐसे करके, एक वेव्स बनाएगा ऐसे ऐसे करके, बनाएगा कि नहीं बनाएगा। वो इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश का वहां व्यतिकरण हो गया। क्या हो गया, व्यतिकरण। जब आपने पत्थर मारा तो क्या इंपोज किया आपने, पत्थर आपने इंपोज किया, तो जब आपने पत्थर इंपोज किया तो समान आवृत्ति से इंपोज किया, एक स्पीड में गया होगा, एक एम्पलीट्यूड में गया होगा, तो उससे क्या हो गया, और समान दिशा में गया होगा, एक ही दिशा में आपने मारा है, तो उससे क्या हुआ, जब उससे तरंग बना, क्या बना, उससे तरंग बना। इस पे जब आपने पत्थर मारा तो इस पर जब आपने पत्थर का अध्यारोपण किया तो उससे क्या बना भाई, तरंग बना। कौन सा तरंग बना, जो आप देखते हैं बुलबुला, तो आप देखते होंगे कहीं तरंग छोटा बनता है, कहीं एकदम शून्य बनेगा, यहाँ पर, यहाँ देखिएगा कभी जोर से बनेगा, कहीं यहाँ पे बड़ा बनेगा, यहाँ उससे और ज्यादा फैलेगा, और कुछ दूर जाते 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 क्या होगा, वो गायब हो जाएगा। तो कहीं पे बहुत ज्यादा छिटका पानी, कहीं पे देखिएगा कम छिटका पानी, कहीं पे देखिएगा क्या हुआ, थोड़ा बहुत छिटका पानी। समझ में आया। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का व्यतिकरण कहेंगे। ठीक, जब समान आवृत्ति और आयाम की दो तरंग समान दिशा में आगे बढ़ती है तब उनके अध्यारोपण के कारण कुछ बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता में अधिकतम तो कुछ बिंदु पर न्यूनतम अथवा शून्य हो जाती है, उसी को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। चलिए इसको ना हम थोड़ा सा सिंपल एग्जाम्पल में समझते हैं। ठीक है, ये थोड़ा टेक्निकल हो जाता है और मेरे को पता है आपको इसको समझने में बहुत मुश्किल है, और आप किसी भी टीचर का अगर आप लेक्चर देखेंगे, वीडियो देखेंगे, तो मुझे लगता है कि ये सबसे कठिन टॉपिक रहा होगा उनके लिए समझाने के लिए, क्योंकि इसका सिस्टम ही वैसा है। ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण, इसको हम सिंपल भाषा में समझते हैं। चलिए मान लीजिए कि आप किसी से प्रेम करते हैं, ठीक है, आप किसी से प्रेम करते हैं, आप ए हैं और ये लड़की जो है ये बी है। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, आप दोनों जो है एक दूसरे से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा, अगर आपने इस उदाहरण को समझ लिया तो आपने प्रकाश का व्यतिकरण को समझ लिया, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, आप ए है और बी है, ये दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। कुछ दिनों तक दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा चलता है, 1 महीना 2 महीना 5 महीना बहुत अच्छा चलता है। फिर क्या होता है, रिश्तों में क्या आने लगती है, दरार आने लगती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ए को बी की पसंद नहीं आती हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बी को ए का पसंद नहीं आता है। आप अपनी प्रेमी प्रेमिकाओं या अपने पति पत्नी का नाम इस ए और बी की जगह पर रख सकते हैं, या आपका अपना निजी चयन है। ठीक है, मैंने ए और बी के रूप में लिया है, ए एक लड़का है, बी एक लड़की है। अब जो है ए जो है इसको कुछ चीजें ऐसी है जो बी की पसंद नहीं आ रही, और बी को कुछ ऐसी चीजें हैं जो ए की पसंद नहीं आ रही है। अब जब इस तरह का हुआ तो क्या हुआ, अब देखिए दोनों में तो समान आवृत्ति है, समान आवृत्ति का मतलब दोनों ही एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं। ये तो नहीं कि एक आदमी कर रहा है, मतलब दो आवृत्ति और दो आयाम का दो तरंग है, दो आवृत्ति, ठीक है, और दो आयाम का दो तरंग है। ठीक है, अब देखिए ऊपर का चीज जस्टिफाई हुआ इससे। अब आगे बढ़ते हैं, समान दिशा में आगे बढ़ रहा है, आप भी प्रेम की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ये भाई भी प्रेम की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो समान दिशा में। अब क्या होता है देखिए, आप जब कुछ दिन बात करते हैं, 5 महीना बात कर लिए मान के चलिए, तब आपके रिश्तों में क्या आता है, दरार आ जाता है। ठीक है, और जब दरार आता है तो आप ये सोचते हैं कि भाई अब एक काम करते हैं, इस रिलेशन को खत्म करते हैं, ये रिलेशन जो, ये संबंध जो है अब ये बोझ बनने लग गया है, ये रिलेशन या संबंध क्या हो गया है, अब क्या बनने लग गया है, बोझ, तो इसको खत्म करते हैं। और आप दोनों क्या करते हैं, आपसी सहमति से, ठीक है, एक दूसरे से संबंध को खत्म कर लेते हैं। संबंध खत्म करने के 5 दिन बाद या 10 दिन बाद अब आप दोनों एक दूसरे से चूंकि प्रेम तो करते हैं, प्रेम तो करते हैं, तो इसमें आपके पास 2 तरह के भाव आते हैं। एक भाव आएगा मिलन का भाव, कि छोड़ो यार जो हुआ उसको खत्म करो
और मिल लेते हैं एक दूसरे से। पर ये जो दरार आया होगा वो दरार तो इसलिए आया ना भाई, क्योंकि कुछ चीजें आपको इसकी पसंद नहीं थी और कुछ चीजें इसको आपकी पसंद नहीं थी। तो ये जो दरार का भाव आया तो इसमें विरह का भाव हुआ कि नहीं, तभी तो आप दूर हुए। दूर होने को हिंदी में कहते हैं विरह। तो एक तरफ आपका मन करता है मिल ले और दूसरी तरफ मन करता है छोड़ो हटाओ यार, कौन जाए दिमाग लगाने के लिए ज्यादा। एक तरफ मिलन का भाव, एक तरफ विरह का भाव। अब ये चक्र चल रहा है। कभी ए सोचता है कि हम इसको फोन करें, ठीक है, और कभी बी सोचती है यार चलो यार हम ही एक बार फोन कर लेते हैं इसको, क्या जाता है मेरा, या चलो यार हम ही बी हैं एक बार, चलो यार हम ही इससे हाय हेलो करके मिल के आ जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में, या अचानक से सरप्राइज दे देते हैं इसके घर पे जाके इसको मिल करके। इस टाइप का जो है आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं पर कह नहीं पा रहे हैं, कह नहीं पा रहे, मन में सोच रहे, मिलन भी सोच रहे और विरह का भी भाव आता है। तो एक तरफ मन में हो रहा है कि चलो मिल लेते हैं और दूसरी तरफ फिर सोचते हैं अरे क्या फायदा मिल के यार, फिर मिलेंगे फिर यही प्रॉब्लम होने वाली है, फिर इसको वो चीज मेरी पसंद नहीं आएगी, इसको मेरी उसकी वो चीज मुझे पसंद नहीं आएगी और इस चक्कर में क्या होगा, फिर हम दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा, फिर हम दोनों का संबंध बिखरा हो जाएगा, टूट जाएगा और फिर वही स्थिति में पहुंच जाएंगे हम दोनों। तो अब आपके साथ क्या हो रहा है, एक भाव आ रहा है, मतलब सॉरी दो भाव आ रहा है, एक मिलन का भाव एक विरह का भाव। जब मिलन का भाव आता है कभी कभी आप इसको फटाक से फोन लगाने का सोचते हैं, फिर फोन कर कभी से काट देते हैं फटाक से फोन, अरे यार कितना दुख वाला बात है, फोन काट देते हैं। कभी आप इसको मैसेज करते हैं, कभी ये आपको मैसेज करता है, ठीक है, ऐसा ही हो रहा है। बी कभी ए को मैसेज कर रही है, कभी ए कभी बी को मैसेज कर रहा है, कभी बी ए को कॉल कर रही है, कभी ए बी को कॉल कर रहा है, कभी बी ए से मिलने का प्रयास में लगी रहती है, कभी ए बी से मिलने के प्रयास में लगा रहता है, क्योंकि प्रेम है, दो समान आवृत्ति और आयाम है, ये टूटा नहीं है अभी, ये टूटा नहीं है अभी। लेकिन ये जो बीच में इंटरफेरेंस है, भावनाओं का इंटरफेरेंस, भावनाओं को जो अध्यारोपण है वो क्या कर रहा है, वो इस भावना को क्या कर रहा है, उद्वेलित कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर तब उनके अध्यारोपण के कारण कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम, प्रकाश की तीव्रता अधिकतम, अधिकतम मतलब कभी कभी पूरा एकदम इमोशंस हाइपर हो जाता है, आज तो फोन कर ही लेते हैं, आज तो इससे मिल ही लेते हैं अपनी जानू मन से, जाने मन से मिल ही लेते हैं, इतना ज्यादा हो गया, तीव्रता एकदम अधिकतम स्तर पर पहुंच गई। तो आप क्या किए, फोन लगा दिए, आप क्या किए, फोन लगा दिए। लेकिन यहाँ ये तब तक इसका जो इमोशंस है वो न्यूनतम स्तर पर बैठा हुआ है, ये कह रहा है यार फोन तो कर रही है लेकिन फिर उठाएंगे तो यही वाला सिस्टम होगा, दूर तो जाना ही है, विरह तो होना ही है। तो यहाँ पर क्या हो गया, कुछ बिंदु पर न्यूनतम हो गया आवृत्ति, कुछ बिंदु पर आवृत्ति क्या हो गया, न्यूनतम हो गया, ठीक है, और कुछ माध्यम में शून्य हो गया। शून्य कैसे हुआ, शून्य ये हो गया, अब इसके मन में ना मिलन का भाव आ रहा है और ना विरह का भाव आ रहा है। अब ना इससे ये दूर जाना चाह रही है और ना इसके करीब आना चाह रही है, ना ए के पास जाना चाह रहा है और ना ए जो है इससे दूर भी नहीं जाना चाह रहा है। ये एकदम बिल्कुल द्वंद्व में फंसा हुआ है, ये दुविधा में फंसा हुआ है। इसको जब आप नीति शास्त्र पढ़ेंगे तो इसको इथिकल डिलेमा कहते हैं, नैतिक दुविधा कहते हैं। जब मनुष्य दो ऐसे चीजों के बीच में फंस जाता है जहां से वो सही निर्णय तक नहीं पहुंच पाता है, सही जगह तक नहीं पहुंच पाता है, मुख्य निर्णय तक, तो उसको कहते हैं कि ये नैतिक दुविधा से ग्रस्त है, ये इथिकल डिलेमा में फंस गया है, ठीक है। तो यहाँ पे वही हो रहा है। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, इस स्थिति को कहते हैं कि आप दोनों का क्या हो रहा है, व्यतिकरण हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है। और इंटरफेरेंस कौन कर रहा है, इंटरफेरेंस ये इमोशंस कर रहे हैं। इंटरफेरेंस कौन कर रहा है, इंटरफेरेंस ये इमोशंस कर रहे हैं। और इमोशंस के कारण क्या हो रहा है, आपका कभी भावना तीव्रतम हो रहा है, कभी न्यूनतम हो रहा है, कभी आप एक स्पष्ट निर्णय पर ही नहीं पहुंच पा रहे हैं कि आपको साथ रहना भी है या साथ नहीं रहना है, ठीक है। वैसी स्थिति को क्या बोलेंगे कि आपका क्या हो रहा है, व्यतिकरण हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है। अब समझ में आया। तो ये चीज यहाँ पर भी सेम चीज हो रहा है। अब यहाँ पे दो तरंग है, अब तरंग दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, टकराते हैं। टकरा के क्या हो रहा है, ये श्रृंग कभी इस श्रृंग से मिल रहा है, ये गर्त कभी इस गर्त से मिल रहा है, कभी ये गर्त इस गर्त से मिल रहा है। तो टकराने का तो ऐसा होगा ना, ये गर्त इससे मिलेगा, ये श्रृंग इस श्रृंग से मिलेगा। लेकिन जब टकराने के कारण क्या हो रहा है, जब टकरा रहा, अध्यारोपण हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, कहीं कहीं इसका तीव्रता बहुत ज्यादा है, कहीं जोर से टकरा जा रहा है, कहीं धीरे टकरा रहा है, कहीं टकरा ही नहीं रहा है तरंग, ठीक है। जैसे इस पानी में हुआ था, जैसे यहाँ पर जो पानी था उसमें हुआ था, कहीं तीव्रता एकदम पत्थर मारने में जोर का था, कहीं कम था, कहीं बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि जब जब जहां तक आवृत्ति तक रहेगा, ये जो यहाँ पे क्या कंपन जो होता है पानी का, उसके उधर तो कंपन नहीं होता है, कुछ एक विशेष क्षेत्र तक ही ना कंपन होता है, हर जगह तो कंपन नहीं होता है ना। तो वहां पे तो क्या है, तीव्रता क्या हो गई, शून्य हो गई ना।
तो वही बात यहाँ पर कह रहा है कि जब समान आवृत्ति और आयाम की दो तरंग समान दिशा में आगे बढ़ती है तब उनके अध्यारोपण के कारण कुछ बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तो कुछ बिंदु पर न्यूनतम अथवा शून्य हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण के दो प्रकार है। कितने प्रकार है? दो प्रकार है। अब कौन कौन से प्रकार हैं देखिए। पहला होता है संपोषी व्यतिकरण। पहला क्या होता है? संपोषी व्यतिकरण। आप जानते हैं संपोषी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? संपोषी को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब बताइए कंस्ट्रक्टिव को ऐसे अगर आप हिंदी में लेकर के देखेंगे तो वास्तविकता में इसका मतलब संरचना होता है। ठीक है, संरचना होता है, संरचनागत निर्माण होता है। स्ट्रक्चरल भी कहते हैं, कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। कोई भी चीज का नव निर्माण होता है तो नहीं कहते कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, नवनिर्मित हो रहा है कि नहीं? तो वास्तविकता में नव निर्माण या संरचना इसको कहते हैं हिंदी में कंस्ट्रक्टिव को। लेकिन फिजिक्स है भाई, फिजिक्स में जैसे आप क्रांति को क्रिटिकल कह रहे हैं, जबकि क्रिटिकल का मतलब तो वास्तविकता में गंभीर होता है, लेकिन आप कह तो रहे हैं ना क्रांतिक, तो फिजिक्स है भाई, भौतिक है, भौतिकी का भौतिक विज्ञान है। तो आप उसको यहाँ पे संपोषी को क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्टिव को आप हिंदी में क्या बोलेंगे? संपोषी बोलेंगे। कंस्ट्रक्टिव को क्या बोलेंगे हिंदी में? संपोषी। और विनाशी को डिस्ट्रक्टिव ही बोलेंगे। विनाशी को क्या बोलेंगे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब संपोषी व्यतिकरण क्या होता है समझिए। देखिए मैं एक बात को ना बार बार रिपीट करता हूँ क्योंकि आपके दिमाग में ना घुस जाए, छप जाए, निकले नहीं। मैं इतना बार बोल दूं ना एक बात को कि इसके बाद अगला वीडियो में आपको जाने का जरूरत ही नहीं पड़े, देखना ही नहीं पड़े। क्यों इतना दिमाग लगाना है? 20 मिनट 25 मिनट का जो भी वीडियो है, अगर उस वीडियो से हम पूरा प्रकाश का व्यतिकरण समझ सकते हैं तो हमको क्यों 10 जगह दिमाग लगाना? आप ही बताओ। तो दो प्रकार है, पहला है संपोषी व्यतिकरण, दूसरा है विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण क्या होता है समझिए। जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है, जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है उसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। मैंने एग्जांपल दिया ना कि कभी कभी क्या होगा, एक बिंदु आएगा जहां एकदम मिलन के नाम पर बी सोचेगी चलो आज कॉल करके इससे बात कर ही ले, या ए सोचेगा छोड़ो यार जो हुआ सो हुआ, आज बात कर ही लेते हैं। तो यहाँ क्या हुआ? कंस्ट्रक्टिव हुआ, मतलब ये दोनों पॉजिटिव दिशा में बढ़ रहे हैं, मिलन की दिशा में बढ़ रहे हैं, अब मिलने के बारे में सोच रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? संपोषी बोलेंगे। जहां मिलन का बात आएगा वो क्या कहलाएगा? संपोषी व्यतिकरण कहलाएगा। और विनाशी व्यतिकरण जब बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता कम अथवा शून्य हो जाती है, जब बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता कम अथवा शून्य हो जाती है। विरह की जब बात आएगी तो आप नेगेटिव अर्थों में जा रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा? आप सोचेंगे बी क्या सोचेगी? अरे यार मेरा भी तो ईगो है यार, हम इसको क्यों बार बार कॉल करेंगे? बताओ तो। ए जैसा तो बहुत सारा लड़का मेरे पास पड़ा हुआ है और ए भी यही सोच रहा है, तेरे पास 36 है तो मेरे पास 72 हूर की परी रखी हुई है, तू क्या सोच रही है? ठीक है, कहते हैं ना 36 है तो इसके पास 36 है तो इसके पास 72 है, तो ये भी ये सोच रहा था। ईगो की बात आ रही है, स्वाभिमान की बात आ रही है। अब जैसे ही स्वाभिमान आएगा, ईगो आएगा, वैसे ही क्या होगा? विरह की बात हो जाएगी, नहीं करेगा ये कॉल, ये भी कॉल नहीं करेगा, यहाँ पे विरह आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? विनाशी व्यतिकरण। डिस्ट्रक्टिव की ओर, डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ रहा है, विनाशी व्यतिकरण डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो विनाशी व्यतिकरण जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता सबसे कम होती है वह विनाशी व्यतिकरण, और जिन बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता सबसे अधिक होती है उसको क्या बोलते हैं? संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। आइए उदाहरण समझते हैं। हमको इतना पढ़ने का जरूरत था भी नहीं, वो एग्जाम में इतना डिटेल से नहीं पूछता है, लेकिन एग्जाम में ये उदाहरण से सिर्फ पूछता है। लेकिन जानते हैं एक बात, मेरा आदत है ना कि हम चाहते हैं ना जो शिक्षा है ना वो छोटा से छोटा चीज भी हो ना आपके पास पहुंचे जरूर। ठीक है, पहुंचे। सभी लोग जितने भी शिक्षक है वो सारा प्रयास क्या कर रहे हैं कि वो इस वर्ल्ड को और बेहतर बना पाए, इस विश्व को क्या कर पाए और बेहतर बना पाए। हम भी उसमें एक छोटा सा योगदान देना चाहते हैं, है कि नहीं? आए, जन्म लिए, खाए पिए, अपने स्वार्थ की सब कुछ किया अपने स्वार्थ की, और इसके बाद दुनिया से चले गए। तो मेरा इस वर्ल्ड को, इस जन्म लेने पे क्या योगदान मिला? ठीक है, इस जन्म का इस वर्ल्ड को क्या योगदान मिला? कुछ योगदान नहीं मिला। तो मेरा प्रयास यही रहता है ना कि हम कम से कम इस माध्यम से अगर आपको हम सब कुछ डिटेल से पढ़ाएं, वास्तविकता में शिक्षा का अर्थ आपको समझाएं, तो ये मेरे लिए खुशनसीबी की बात है। ठीक है, कई लोग ऐसे भी है जो कहते हैं कि तुम बता रहे थे कि तुम्हारा विषय मानविकी है, तुम इतिहास के जानकार हो, तुम भूगोल के जानकार हो, तुम पॉलिटी के जानकार हो, तो तुम भौतिकी क्यों पढ़ा रहे हो? देखिए, मैं भौतिकी नहीं पढ़ा रहा हूँ। जो कहता नहीं कि मैं भौतिकी पढ़ा रहा हूँ, मेरी कोई योग्यता नहीं है कि मैं किसी भी विषय को पढ़ा पाऊँ, मेरी कोई योग्यता नहीं है। भौतिकी को मैंने नहीं चुना है, भौतिक विज्ञान को मैंने नहीं चुना है पढ़ाने के लिए। भौतिक विज्ञान ने मुझे चुना है कि मैं उसे पढ़ा सकूं।
और जब योग्यता होगी तो इतिहास मुझे चुनेगा कि मैं उसको पढ़ा सकूं, पॉलिटी मुझे चुनेगा कि मैं उसे पढ़ा सकूं। मेरी कहाँ सामर्थ्य भाई कि मैं इनको पढ़ा सकूं, इसको मैं पढ़ा सकूं, मेरा ये सामर्थ्य नहीं है। ये तो इनका कृपा है कि ये मुझ पे बरसते हैं, कि मेरे को समझने का खुद को मौका देते हैं, मैं समझ पाऊं इनको। ठीक है, तो ये उनका बड़प्पन है ना, मेरा क्या है इसमें, कुछ भी नहीं। अगर ये चाह लेंगे कि हम समझ में नहीं आएंगे तो हम कहाँ से समझ पाएंगे और कहाँ से आपको बता पाएंगे, सिखा पाएंगे, संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ आपको कि विषय मुझे नहीं चुनता है, मतलब मैं विषय नहीं चुनता हूँ, विषय मुझे चुनता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, उदाहरण पे जाते हैं। उदाहरण से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, उदाहरण से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। जल की सतह पर फैली हुई तेल की बूंद का सूर्य के प्रकाश में रंगीन देखना। जल की सतह पर फैली हुई तेल की बूंद का, फैली हुई तेल की बूंद का सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखना। आपने कभी देखा है, आप पानी अगर यहाँ पे है, अगर यहाँ पानी है, इसमें आपने थोड़ा सा केरोसिन तेल, मिट्टी का तेल, या फिर आप नॉर्मल सरसों का तेल भी आप डाल दीजिएगा कभी पानी में और धूप में उसको एक बार देखिएगा, आप देखिएगा ना उसका कलर आपको अलग अलग तरीके से दिखेगा, फैल जाएगा उसका कलर। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ये हो रहा है, प्रकाश का व्यतिकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रकाश का व्यतिकरण हो रहा है। इसीलिए तेल क्या होगा? रंगीन दिखेगा, फैला हुआ आपको दिखेगा, उसमें तेल दिखेगा, चमकेगा एकदम अलग अलग कलर में। हम तो करके देखिए, अगर आप नहीं किए हैं तो एक बार ट्राई करिएगा, आपको मिल जाएगा वो चीज। ठीक है, एक तो ये उदाहरण हो गया। दूसरा, साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखना। साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखना। सूर्य के समय जब सूर्य उगता है, हम लोग बचपन में थे ना तो धूप में नहाते थे, मोटर वोटर चला के वहां नहाते थे या नदी के किनारे नहाते थे। अब वो सब तो जमाना चला गया। अब तो जो भी बच्चे आ रहे हैं सब अपडेटेड बच्चे आ रहे हैं। अब पढ़ने के लिए भी उनको डिजिटल बोर्ड चाहिए, जबकि आज के समय में जितने शिक्षक आप देखेंगे, चाहे कोई भी शिक्षक हो, जो आज के समय में सबसे प्रसिद्ध शिक्षक है, वो सब लोगों ने जो पढ़ा है वो इसी बोर्ड पे पढ़ा है, इसी व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा है, और वो बेमिसाल शिक्षक हुए और आज आपको पढ़ा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस बोर्ड पे ना, इस बोर्ड पे आपको सोचने का एक नजरिया मिलता है, क्योंकि यहाँ चित्र नहीं बन सकता है, यहाँ कुछ डिजिटाइज नहीं है कि नहीं? तो वो जो शिक्षक पढ़े हैं इसी बोर्ड पे पढ़े हैं और इस कारण उनको सोचने का बहुत मौका मिला, इसीलिए वो एक बेमिसाल शिक्षक बन पाए। ठीक है, तो साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखना। तो साबुन का बुलबुला देखिएगा कैसा है, होता है साबुन का बुलबुला। धूप में जब नहाते थे हम लोग, या बचपन में जब नहाते थे, तो उस टाइम में एक चीज होता था कि जब हम लोग साबुन लगाते थे तो हाथ में कुछ जो उसका रह जाता था, फेन वगैरह जो कहते हैं उसको बुलबुला कहते हैं, आप उसको सूर्य में देखते थे ना, वो चमकता था, कलर देता था। अच्छा, एक और एग्जाम्पल, वो एक आता है ना, मेला वेला में रहता है, जैसे फूकते हैं तो उससे बुलबुला बनता है, उसको सूर्य में कभी फूकिएगा, देखिएगा उसमें एकदम पूरा रंगीन रंगीन आपको दिखेगा। वो क्यों दिखेगा, दिख रहा है भाई? वो प्रकाश के व्यतिकरण के कारण ही दिख रहा है। ठीक है, तो साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना, जल की सतह पर फैली हुई तेल की बूंद, सूर्य के प्रकाश में उसका रंगीन दिखना, तेल की बूंद का सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखना, ये सब प्रकाश के व्यतिकरण का उदाहरण है। चलिए, ये टॉपिक तो खत्म हुआ। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बताइए आप ही, क्या पढ़ेंगे? एक ही टॉपिक बचा हुआ है पढ़ने के लिए, वो है कौन सा? पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुवीकरण या प्रकाश का ध्रुवन। तो अगले टॉपिक में हम लोग वही पढ़ेंगे, प्रकाश का ध्रुवन। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं, ध्यान रखिए अपना, जय हो।